नमस्कार, मैं हूं हेमंत प्रदीप। 20 अगर डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी इतना काम नहीं किया जितना मैंने किया हुआ। 33 साल से ज़्यादा मैंने काम किया है और मैं आ रहा हूं बहुत जल्द बैठक कुछ बातें तारा के साथ प्रोग्राम के अंदर। जावेद अख्तर साहब के साथ में एक गुफ्तगू करके सीरियल था, वो टॉक शो था। वो जो OTT है वो एक फास्ट फूड की तरह से है। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी की हैं, मैंने एड फिल्म्स भी की हैं, मैंने फिल्म्स भी की हैं। इंडस्ट्री सेफ हमेशा से रही है। फिल्म इंडस्ट्री चूंकि ग्लैमर की लाइन है, बिना काबिलियत के आप जिंदगी में कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकते। जानलेवा इश्क एक्चुअली स्टेज ऐप के ऊपर ये फिल्म है। आप जाएं तो प्रिपेयर होके जाएं। वो किसी भी चीज को थ्रू AI करना चाहते हैं क्योंकि AI सब कुछ बता देता है, गूगल सब कुछ बता देता है। इतने सालों में हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। कास्टिंग काउच है, कास्टिंग काउच इज एवरीवेयर। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एक ब्रांड है। पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी फिल्म्स इतना ग्रो कर गए तो हरियाणवी क्यों नहीं। सरकार की तरफ से बहुत कम सहयोग है। एंड सिनेमा इज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और हम बहुत केपेबल हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है हरियाणा के अंदर। फिल्म इंडस्ट्री जो हरियाणा की है वो सब मिलजुल कर आए, तभी आप ग्रो करेंगे, अच्छे बनेंगे, बड़े बनेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं जो आपको मालूम चलेंगी। तो ज़रूर देखिएगा बैठक कुछ बातें तारा के साथ। कहते हैं कहानियां वही अमर होती हैं जिन्हें दिल से रचा जाए। तो ऐसे ही आज एक कहानीकार हमारे साथ हैं जिनके पास बॉलीवुड का 33 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने फिक्शन, नॉन फिक्शन, मूवीज़ और पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है। तो आज की हमारी जो जर्नी है वो है हेमंत प्रदीप जी के साथ। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे पॉडकास्ट बैठक कुछ बातें तारा के साथ में। हेमंत जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बैठक कुछ बातें तारा के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप अपने बारे में कुछ फ्लैशबैक में जाके हमें कुछ अपनी जर्नी शेयर करिए हमारे साथ। मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे शहर भिवानी से, जो हरियाणा का एक छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ मेरे फादर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और हम 6 भाई बहन, मेरी 4 बहनें हैं और हम 2 भाई। मेरे फादर शुरू से ही हमको बहुत लिबर्टी देते थे कि चीज़ें करने के लिए, कि ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हो वो आप करिए। तो वो चाहे ड्रामेटिक्स हो, गाना हो, कुछ भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में करना चाहते थे तो उसके लिए कभी रोकते नहीं थे। स्पोर्ट्स के अंदर भी भाग लेते थे। मतलब जो पॉसिबल हो सकता था हम उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते। फैमिली की तरफ से कभी कोई बाउंड्रीज थी? फादर की तरफ से कभी कोई बाउंड्रीज नहीं थी। अच्छा। उन्होंने कहा करो, अच्छा करोगे तो भी सीखोगे, बुरा करोगे तब भी सीखोगे, और ये सीख खुद को ही आएगी, मेरे समझाने से तुमको नहीं आएगी। और यही वजह थी कि हम बहन भाई आज सब सेटल्ड हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर अच्छे से। तो एक फादर ने जो हमें सपोर्ट किया, इवन मदर ने, तो कहानी वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद में हम मेरे फादर रोहतक यूनिवर्सिटी में आ गए। वहाँ पे वो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर थे। मेरी पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं हुई। एंड देन आई बिकेम ए लेक्चरर। मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा। कौन से ईयर की बात है ये बातें हैं 1987। अच्छा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इमीडिएटली मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने कमाना कब से शुरू कर दिया था? कमाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था मैंने। जिस उम्र के अंदर बच्चे सोचते हैं कि कुछ उनको पॉकेट मनी मिल जाए, तो अच्छा। उस ज़माने में मैंने कमाना शुरू कर दिया था। आई थिंक आई वाज 12-13 ईयर्स ओल्ड और मैं ऑल इंडिया रेडियो पे रोहतक पे मैं कैजुअल अनाउंसर था, जिसको आजकल रेडियो जॉकी भी बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में अनाउंसर्स आपका कहना है कि 12-13 साल की उम्र में आपने कमाना शुरू कर दिया था। ये शौक था या कोई मजबूरी थी कमाना? नहीं, मजबूरी तो नहीं थी। मेरे फादर बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते थे। हम 13 साल में तो बच्चों को समझ भी नहीं आता। हाँ, बट एक शौक था शुरू से कि कुछ अपना करना है, चीज़ें करनी है। जैसे फादर हमारी हर इच्छा पूरी कर देते। अगर कपड़े चाहिए, कपड़े, खाना पीना, घूमना, उन दिनों में जितना होता था पॉसिबल, जो आज तो खैर बहुत ज़्यादा है। हाँ। बट उस टाइम में जो पॉसिबल चीज़ें होती थी वो मेरे फादर करते थे। बट उससे ऊपर अगर कुछ चीज़ होती तो फादर कहते थे अपना कमाना और खाना। अच्छा। वो एक दिमाग में चीज़ थी कि अपना कमाना और खाना, जो ऊपर के शौक हैं वो उससे पूरे होंगे। तो मैंने रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया
और उस टाइम में मुझे 100 रुपये पर प्रोग्राम ड्यूटी मिलती थी, तो महीने में 4 या 5 होते थे, तो 400-500 रुपये, विच वॉज अ वेरी बिग अमाउंट दोज डेज। 82 के अंदर 500 रुपये कमाना तो मैं राजा होता था। 3 डिजिट तो बहुत बड़ी वो होती थी उसमें। हाँ। सो एंड उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं लेक्चरर हो गया। तो वहाँ मुझे 4-4.5 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 87 की बातें हैं। 87 अक्टूबर के अंदर आई जॉइंड एज ए लेक्चरर। तो 5,000 रुपये मैं कमाता था, तो राजाओं की तरह से रहता था। सो तो ये मजबूरी नहीं थी पैसा कमाना, बट शौक था कि मुझे कुछ करना है, अपना पैसा कमाना है। और इसीलिए शायद मैं बहुत जल्दी आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई लाइफ। मेरी उम्र के लोग पढ़ रहे थे और मैंने कमाना शुरू कर दिया था। आपकी पूरी की पूरी जो प्रोफेशनल वो है एजुकेशन जी, वो एग्जैक्टली क्या है आपके? मैंने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में किया है, एमए साइकोलॉजी में किया है। मैंने लॉ भी की है, पर डिग्री नहीं है मेरे पास में, क्योंकि एग्जाम नहीं दिया मैंने, सो कंप्लीट नहीं की, इसलिए मैं लॉ कहाँ से किया आपने? बॉम्बे। अच्छा। आई डिड माई लॉ फ्रॉम बॉम्बे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो इतनी अलग अलग उसमें से जाने के बाद फिर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डायरेक्शन, ये क्या जर्नी है? क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कमाना शुरू कर दिया, और कम उम्र के अंदर समझ तो नहीं थी ना, दिमाग तो ग्रो उतना नहीं हुआ था। पैसा कमाना जरूर शुरू कर दिया था, पढ़ाई कर ली थी, लेकिन जिंदगी एक्चुअली एक्सपीरियंस होती है कि आप अपने अनुभव से चीज़ों को सीखते हो। सो अनुभव तो कुछ था नहीं। सो दिमाग वो एज फैक्टर, वो ग्रोइंग अप स्टेज के कंफ्यूजन में रहता था कि लाइफ में करना क्या है, तो वो दिमाग को नहीं पता था। तो ये भी कर, वो भी कर, तो लेक्चरर की नौकरी छोड़ी कि नहीं, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा करने में। ऑल्दो रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, सब स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट था, पास हुए, सब कुछ हुए। कॉलेज का प्ले मैंने करवाया उस साल, जो फेस्टिवल के अंदर फर्स्ट आया, लड़कों को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। कई सालों के बाद उस कॉलेज को जो है फेस्टिवल के अंदर प्राइज़ मिला, तो दैट वाज माई डूइंग, मैंने उनको सब कराया था। तो प्रिंसिपल एंड कॉलेज दे वर वेरी हैप्पी, बट मैं सेटिस्फाई नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ था कि कुछ जिंदगी में करना है, क्या करना है पता नहीं था। आप तो उस समय में गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लेक्चरर होना तो बहुत बड़ी नहीं, वो प्राइवेट कॉलेज था, बट अच्छा। हाँ, लेक्चरर होना बहुत बड़ी बात थी कि आप एक लेक्चरर हैं, कॉलेज में आप पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप अंदर से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो पैसा फिर मतलब नहीं रखता कि आप क्या पैसा कमा रहे हो, क्या नहीं है। तो बस वो छोड़ छाड़ के मैं बॉम्बे चला गया। तो लॉ इसलिए कि वहाँ रहने की दिक्कत थी, तो रहने के लिए मुझे सजेस्ट किया गया कि अगर मैं लॉ में एडमिशन ले लूँगा तो हॉस्टल मिल जाएगा। अच्छा। तो वो मैंने हॉस्टल इसलिए लॉ की। लॉ आपने इसलिए की क्योंकि आपको रहने की जगह चाहिए थी? ताकि मुझे, तो मैं वहाँ चर्च गेट पे, वहाँ हॉस्टल में मैं रहता था। अच्छा। एंड उसकी भी एक लंबी कहानी है, बट लॉ इसीलिए की मैंने। अच्छा। और फिर फिनिश भी नहीं की, क्योंकि दिमाग ही नहीं था कि अब लॉ में एडमिशन ले लिया है तो इसको कंप्लीट ही कर लो, एक LLB की डिग्री मिल जाएगी, आप लॉयर भी हो जाओगे। सो जो अभी कई बार सोचता हूँ, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अरे इसको कंप्लीट कर लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक डिग्री मिल जाएगी, लॉयर हो जाओगे। बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने लॉ की थी। तो क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम देने की। बट समटाइम्स आई फील, अब कभी जब मैं सोचता हूँ पीछे की, तो लगता है कि मुझे कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, कोई बुराई नहीं थी उसमें। तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको ये लगा कि मुझे अब प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? दरअसल ये था कि मैं इतनी चीज़ें लाइफ में इस दौरान में की। मैंने एयरलाइंस में भी काम किया। आफ्टर लेक्चररशिप छोड़ने के बाद मैंने दिल्ली एलिटेलिया एयरलाइंस में काम किया। मैंने कंप्यूटर्स का काम किया। मैंने एक किसी के साथ मिलके बिज़नेस करने की कोशिश की, जिसमें मैंने अपने फादर की उन दिनों की मेहनत की कमाई उन्होंने 40,000 रुपये मांगे, जो उन्होंने मुझे बिना झिझक के पकड़ा दिए, और ये कह के कि यही मेरे पास डिपॉजिट है जो मैं तेरे को दे रहा हूँ। अच्छा। अगर ये चला गया तो तू देख लेना, फिर ज़िंदगी में मेरे से कभी मांगना मत, क्योंकि मेरे पास यही पैसा है। एंड मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था लाइफ के अंदर। मैंने कहा अरे नहीं, आप जानते नहीं, आप मुझे पैसा दोगे तो ये मैं आपको
एक महीने में डबल कर दूंगा, ये कर दूंगा, जैसे एक यंगस्टर यंगस्टर के दिमाग होते हैं। और मैंने उनसे वो पैसा लिया एंड एक महीने में वो पैसा ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया पैसा। कौन सी ईयर की बात है ये? ये आफ्टर लेक्चर 88-89 की बातें हैं। और मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं अपने फादर से आंख भी नहीं मिला पाया, और इसीलिए फिर मैं बम्बई भाग गया। अच्छा, कारण? बिकॉज मैं फेस ही नहीं कर पाता था, क्योंकि 40,000 रुपया उस ज़माने में, आप समझ लो आज का 40 लाख रुपया या मे बी मोर। एंड उस फादर के लिए जिसके और बच्चे भी हैं, शादियां करनी हैं लड़कियों की, मेरी बहनों की, हमारी, और वो पैसा मैंने एक महीने में बर्बाद कर दिया। तो उस सिचुएशन से बचता हुआ मैं भाग गया बम्बई, और उसी दौरान फिर वहाँ चूंकि मेरे ब्रदर भी थे जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में थे। अच्छा, ऑलरेडी आपके ब्रदर? हाँ, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, एक्टिंग के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ से। तो लॉ भी कर ली, मतलब कंप्लीट नहीं की। फादर बहुत अपसेट थे कि तुमने लेक्चरर की जॉब छोड़ी, तुमने 40,000 रुपये डुबो दिया, तुमने एयरलाइंस छोड़ दी, तुमने लॉ कंप्लीट नहीं की जो तुम डिग्री कर सकते थे, क्या करोगे ज़िंदगी के अंदर, यू नो। सो कोई जवाब नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। एंड जो एज आपकी बढ़ती चली जाती है, हर साल आप बड़े होते चले जाते हो, और आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम होती चली जाती हैं। मेरा ये जो यंगस्टर इस पॉडकास्ट को अगर देख रहे हैं तो उनसे है कि आप अपना थॉट प्रोसेस शुरू से बना लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होती है। वक्त बहुत स्पीड से निकलता है, आप सोचते हो कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन वक्त निकल जाता है। सो मेरे साथ भी वही हो रहा था। एंड फाइनली मेरे फादर ने ब्रदर से पूछा कि वो बम्बई में कर क्या रहा है, उससे पूछो क्या करना है ज़िंदगी के अंदर। उम्र जा रही है, उसका अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं लाइफ के अंदर, कल को कहीं काम नहीं मिलेगा उसको, क्या करेगा। तो मेरे ब्रदर ने पूछा क्या करना चाहते हो, एंड आई टोल्ड हिम मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा। सो वो भी आउट ऑफ द ब्लू था, बिकॉज कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। तो उसने कहा बॉम्बे में हो तुम, यहाँ रह रहे हो, सुबह निकलते हो, रात को घुसते हो, क्या कर रहे हो पता नहीं, करना क्या चाहते हो। तो मैं कहा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो बोले एक्टिंग करना चाहते हो तो निकलो बाहर और खाओ, सड़क पे धक्के घूमो, स्ट्रगल करो जैसे सब लोग करते हैं, जाओ मिलो लोगों से। ऐसे कोई तुमको बुलाने थोड़ी आएगा, तुम कोई अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र थोड़ी हो कि तुमको बुलाने आएंगे, आइए जी हमारी फिल्म में काम कीजिए। कोई नहीं जानता तुमको। तो जब आपने मुंबई की एक, अगर मैं बोलूं तो बहुत अलग अलग, उसमें आप इंडस्ट्री के अलग अलग एक्सपीरियंस ले चुके थे, और उसके बाद जब आप बॉलीवुड के अंदर गए, तो जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपने एंटर किया, तो वो वाली जर्नी कैसी रही आपकी पूरी की पूरी? सी जर्नी आसान थी, बिकॉज इतनी मुश्किल नहीं थी। हाँ, एक्टिंग में मुझे 6 महीने में रियलाइज़ हो गया कि आई एम नॉट फिट फॉर एक्टिंग, मुझे काम नहीं मिलेगा। लोग बम्बई में ना बोलते नहीं और हाँ कभी होती नहीं। ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है बॉम्बे के अंदर फिल्म इंडस्ट्री। थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जाओगे तो आपको बोलेंगे यस 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 बिल्कुल हम करते हैं, काम करते हैं आपके साथ में। तो वो मना भी नहीं कर रहे हैं और आपको देंगे भी नहीं। सो आप इस भरोसे में बैठे रहते हो, वो गाजर आपके सामने लटकी रहती है कि बस मुझे बस काम मिलने वाला है, जल्दी मिल जाएगा तो मैं बादशाह हो जाऊंगा या रानी बन जाऊंगी मैं इस दुनिया की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो ये आप जितनी, अगर हम आज के टाइम में इंडस्ट्री को देखते हैं, अगर हम आज के टाइम में इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की, तो वहाँ से रोज़ इतने लड़के लड़कियाँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉम्बे के लिए रोज़ जाते हैं, जो हम एक एवरेज जानते हैं। और आप मेरे से बात कर रहे हैं इतनी पुरानी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि उस समय भी अगर आप कह रहे हैं कि काम की या काम नहीं मिलता था। देखो, कंपटीशन हमेशा से रहा है, चाहे आज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई हैं, हाँ। बट लोग भी उतने ही बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन भी उतनी ही बढ़ गई है। उस टाइम में पॉपुलेशन कम थी लेकिन कंपटीशन भी उतना ही था, क्योंकि चीज़ कम थी। सिर्फ फिल्में होती थी, टेलीविज़न शुरू नहीं हुआ था पहले, सिर्फ फिल्में होती थी पहले। तो कुछ लोग और एक ही फील्ड, तो कंपटीशन था। फिर टेलीविज़न आया, सो
कंपटीशन थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ, लेकिन फिर उतने ही लोग आने शुरू हो गए कि भाई अरे अब तो काम बढ़ गया, तो अब हमें काम मिलेगा। तो जहाँ पर पहले लाख लोग आते थे तो वहाँ पे 5 लाख लोग आने शुरू हो गए। सो हमेशा ही डिफ़िकल्ट रहा है वो आसान नहीं रहा है सफ़र, चाहे वो 70s 60s 70s हो, चाहे 2000 हो या आज 2025 है। वो स्ट्रगल, वो कंपटीशन फिल्म इंडस्ट्री में वैसा ही है। जबकि आज बोलते हैं कि OTT हो गया, सैटेलाइट टेलीविज़न बहुत चीज़ें है, हो गई हैं। ये है, वो है, यूट्यूब है, सब चीज़ें हैं, बट उतनी ही पॉपुलेशन भी है करने के लिए। सो बट स्टिल लिटिल बेटर कि आज लोग यूट्यूब की वजह से अपना इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपना काम जो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, तो वो अपना भी स्टार्ट करके, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल शुरू कर दिए हैं, एंड दे आर सर्वाइविंग, दे आर डूइंग। तो उस टाइम में आपने जब ये डिसीजन लिया कि मैं प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में जाऊंगा, तो उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जैसा मैंने बताया कि मैं एक्टिंग 6 महीने किया, 6 महीने के बाद आई रियलाइज कि ये बस की बात नहीं है, होगा नहीं है पॉसिबल। तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि मुझे डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, सो कोई एक्सपीरियंस था आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने मेरे को यही कहा कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाई तो किसी और चीज़ की है, इसमें तो डायरेक्शन का मतलब आपको मालूम है, कैप्टन ऑफ द शिप जो सब कुछ जानता है, Right. क्या आप जानते हैं? आई सेड नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करोगे, ये कोई लड्डू पेड़ा तो है नहीं कि आप खा लोगे और हो जाएगा, सो तुम स्टार्ट करो। तो आई स्टार्टेड हिज प्रोडक्शन कंपनी एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, एंड वहाँ मैंने सीखा, और उस सीखने के बाद में देन कुछ साल करने के बाद में आई शिफ्टेड टू डायरेक्शन। जब मेरे ब्रदर को ये पूरा भरोसा हो गया कि येस ही इज़ प्रिपेयर्ड नाउ ही कैन डू, तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट करने के लिए चीज़ें देनी शुरू की हैं। आपने बताया कि आपके ब्रदर इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं बहुत टाइम से, तो आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिला उनके कि आपके, क्योंकि मैंने या आम आदमी सभी एक लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर आपको जल्दी सर्वाइवल इंडस्ट्री में चाहिए, तो अगर इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर होता है या आपका कोई अपना होता है, तो आपका सर्वाइवल बहुत ईजी होता है। आपको क्या बेनिफिट मिले अपने ब्रदर की इंडस्ट्री में होने से? जस्ट उसमें एक फैक्टर जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, वो सब में है। आज की तारीख में नेपोटिज्म की बात की जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, एक्टर के बच्चे एक्टर बन जाते हैं, उनको चांस मिल जाता है, किसी नए को नहीं मिलता बट उनको मिल जाता है। सो नेपोटिज्म तो पूरी दुनिया में है, हर फील्ड के अंदर है। एक डॉक्टर के अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना देता, एक इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर, उनके लिए आसान होता है। एक डॉक्टर होता है जिसका बच्चा MBBS 3rd क्लास में भी करके आता है, जिसको नौकरी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन उसका बाप के पास पैसा है, वो उसका क्लिनिक खुलवा के दे देता है उसको, एंड उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, बना बनाया साम्राज्य मिल जाता है उसको। तो नेपोटिज्म तो यहाँ पर भी है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है। फिल्मों में सब बात करते हैं कि नेपोटिज्म है उनके बच्चों, हाँ आपको एक चांस किसी से पहले मिल जाता है, तो वो तो यहाँ पर भी मिल रहा है कि इंजीनियर के बच्चे को भी चांस मिल जाएगा, डॉक्टर के बेटे को भी चांस मिल जाएगा, जो किसी और डॉक्टर को नहीं मिलेगा। तो वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाता है। तो मेरे को भी मिला, मेरे ब्रदर की वजह से उनकी कंपनी में मेरे को काम मिल गया और मुझे सीखने को मिल गया। बट अल्टीमेटली आपको प्रूव करना पड़ता है, चाहे वो आप फिल्म लाइन में हो, चाहे आप किसी दूसरी लाइन के अंदर हो, अगर आप सही नहीं हैं, आपको काम नहीं आता है, आप सरवाइव नहीं करेंगे। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे जो हैं उनको चांस मिला, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जनता है, पब्लिक है, उसके सामने आपका कहने का मतलब ये है कि लाइन में नंबर तो पहले आ जाएगा, हाँ। लेकिन अगला चांस आपको आपकी काबिलियत देगी। वो बिना काबिलियत के आप जिंदगी में कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकते। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दो ही चीज काम करती हैं, 99% आपका लक और अच्छा। 1% आपकी काबिलियत। अच्छा, सिर्फ 1% सिर्फ काबिलियत? 1% आपकी काबिलियत काम करती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लक 99% चलता है? बिकॉज करोड़ों लोग हैं, लेकिन निकलता उसमें से एक ही आदमी है करके, और फिर बाकी के लोग उस एक आदमी को फॉलो करके उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें वैसा बनना है। सो वही लक फैक्टर है। तो अच्छा। अदरवाइज मैं इतने साल बंबई में रहा, मैं इतने टैलेंटेड लोगों से मिला कि आंखें फट जाती थी कि माय गॉड, ये इतना टैलेंटेड आदमी है, ये इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है,
बट बेचारों की ज़िंदगी छोटे छोटे रोल्स के अंदर निकल गई, पीछे बैकग्राउंड में खड़े होके निकल गई, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिला। सेम वे टेक्नीशियंस, अच्छे टेक्नीशियंस, मतलब कैमरामैन हो, एडिटर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, सिंगर्स हो, मैं गाने सुनता था उनके तो मुझे लगता था वाह क्या आवाज़ है, लेकिन उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला। तो लक फैक्टर बहुत बड़ा तो आपको लगता है कि अगर लक साथ देता है तो आपको जो सफलता है वो ज़्यादा जल्दी मिलती है, लोग ज़्यादा जल्दी पहचानते हैं। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने भी बैठा हुआ है कि मैंने आई थिंक जितना काम किया है, शायद मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं किया हुआ। जो टॉप 20 अगर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी इतना काम नहीं किया जितना मैंने किया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट एज फेमस एज करण जौहर और आदित्य चोपड़ा और एनीबडी एल्स बिकॉज लक फैक्टर अगेन। अब हम जानेंगे हेमंत जी कौन कौन से बड़े शोज का पार्ट रहे हैं, टेलीविजन शो का पार्ट रहे हैं, बताइए सर। मैं अपने ब्रदर के साथ शोज करता था, डायरेक्ट करता था। हम लोगों ने टॉक शोज बहुत किए। हमारी कंपनी अनुष्का इमेजेस जो थी वो टॉक शोज की एक्सपर्ट थी, तो हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में टॉक शोज शुरू किए विद सुपरस्टार्स एक्टर्स एंड नॉन फिक्शन शोज थे ये, तो मैं वही कर रहा था। टॉक शोज के बारे में बताइए, कौन कौन से जब आपने लॉन्च किए तो कौन से वो वाले शॉटगन शो, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक बहुत बड़ा फेमस शो था स्टार के ऊपर, फिर वो जी टीवी पे था पहले, फिर स्टार के ऊपर आया। उसके अलावा विदाउट मेकअप विद महेश भट्ट जी के ऊपर एक प्रोग्राम आता था। देन एक दिव्या दत्ता के साथ में शो करता था फॉर जी यूके, तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स वो था। देन जावेद अख्तर साहब के साथ में एक गुफ्तगू करके सीरियल था, वो टॉक शो था, वो हम करते थे। एक और बातें उर्दू की का एक शो था यू टीवी के लिए, हम लोग वो करते थे। देन एक मेकिंग ऑफ ए लेजेंड जी सिनेमा के लिए था, वो भी लेजेंड्स के बारे में टॉक शो था। तो हम लोग टॉक शो एक्सपर्ट थे इंडस्ट्री के अंदर। और कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि अब मुझे ड्रिफ्ट करना चाहिए कि एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया था कि एक फिक्स्ड इनकम पे मैं काम कर रहा था एंड फैमिली बड़ी हो रही थी, ग्रो करना था। सो उसकी वजह से मैं था कि मुझे कहीं और जाना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। ये सिर्फ टॉक शो में नहीं रहना, फिल्म इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉन फिक्शन में कर रहा था तो फिक्शन पार्ट करना चाहिए मुझे। तो मैंने अपने ब्रदर की कंपनी को छोड़ा और मैं बाहर इंडिपेंडेंटली काम करने का सोचा, और बिजली ये गिरी कि 1 साल तक मैं जॉबलेस हो गया। मेन कारण क्या थे जब आप अपने ब्रदर से अलग होके आपने ये डिसीजन? सिर्फ यही था कि मैंने बताया घर की मुर्गी दाल बराबर, कि वहाँ पे आप चाहे मैं 5 प्रोग्राम करूँ चाहे मैं 1 प्रोग्राम करूँ, मुझे एक फिक्स सैलरी मिल रही थी। एंड टाइम था ग्रोथ का, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपको यू नीड मोर मनी। सो एंड फिर क्या होता है कि आप एक प्रोडक्शन, एक बरगद के पेड़ के नीचे तो आप ग्रो नहीं करते। फिर आप ये होता है कि हाँ भाई भाई है बैठा हुआ है, तो वो मुझे सिक्योरिटी लाइफ में पसंद नहीं। सिक्योरिटी होती तो मैं लेक्चरर बना रहता, तो वो दिमाग तो शुरू से वही रहा कि नई ज़िंदगी में कुछ करना है, बड़ा करना है। तो वो मुझे बड़ा वहाँ नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ बैठ के मैं बड़ा नहीं हो सकता, सो मुझे कुछ और करना होगा। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद बिना काम पकड़े मैंने छोड़ दिया। एंड मैं 1 साल तक जॉबलेस था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड इट वाज अ वेरी स्केरी टाइम। तो आपने अपनी फैमिली जब बढ़ गई उसके बाद ये डिसीजन लिया कि हाँ, मेरा दूसरा बेटा होने वाला था एंड शी वाज 6 months प्रेग्नेंट एंड आई लेफ्ट माय ब्रदर, और शी वाज शॉक्ड कि अरे तुमने काम छोड़ दिया, अब कैसे घर चलेगा, ऐसे देखेंगे। एंड मुझे था कि मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन चूंकि मेरे को फिक्शन का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने अपने ब्रदर की कंपनी में रहते हुए फिक्शन कुछ किए थे। रिश्ते 1 घंटे की फिल्म आती थी जी के ऊपर, स्टार बेस्ट सेलर करके स्टार टीवी के ऊपर 1 घंटे की कहानी आती थी, तो वो सब किए थे। लेकिन एज ए फिक्शन डेली सोप शुरू हो गए थे उस टाइम तक, काफ़ी वो नहीं किया था मैंने, तो एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो इसलिए काम मिलने में परेशानी हो रही थी मेरे को।
एंड फाइनली 1 साल के बाद में मुझे मेरे दोस्त का एक, मैंने सबको बोला हुआ था कि मुझे काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, तो मेरे दोस्त हैं जीतू अरोड़ा, अभी भी वो बालाजी के साथ इज़ ए डायरेक्टर, तो जीतू भी मेरे साथ स्ट्रगल करता था, बट उसको बालाजी में काम मिल गया था, तो वो बालाजी के सीरियल डायरेक्ट कर रहा था। तो उसने मेरे को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैंने तेरे लिए सेटिंग की है, अच्छा, और आज फ़ोन आएगा तेरे पास, तो अपना फ़ोन बंद मत करना। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली फ़ोन अपना ऑफ कर देता था कि कोई रॉन्ग नंबर या वो करके, तो ऐसे आज मत करना, और फ़ोन आएगा बालाजी से और सब हाँ करना, अच्छा, ठीक है, बाकी तेरा मुकद्दर है, मैंने अपना काम कर दिया है। तो ऐसे ठीक है। सो 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मैं किसी तरह जगता रहा कि फ़ोन आएगा फ़ोन आएगा, फ़ोन नहीं आया। मैं 1 बजे सो गया। रात को के 3 बजे के आसपास फ़ोन बजा। 3 बजे? 3 बजे फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से उन्होंने कहा आई एम सो एंड सो, क्रिएटिव डायरेक्टर बालाजी टेलीफिल्म्स फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो आई सेड या मैम टेल मी। सो शी सेड के आप सो तो नहीं रहे थे? ऐसे नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ काम कर रहा था। तो बोली अच्छा ओके। सो ऐसा है कि डू यू वॉच सास भी कभी बहू थी? आई सेड हाँ कुछ देखे हैं मैंने, बट पूरा नहीं देखा। तब तक आई थिंक 600-700 एपिसोड उसके हो चुके थे। ऐसे नहीं मैंने देखा नहीं है, मतलब पूरा नहीं देखा, बट हाँ इन बिट्स एंड पीसेस मुझे स्टोरी मालूम है क्या है। तो उन्होंने मुझे कहानी बतानी शुरू की, और वो कहानी सुनते 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 वो प्रेजेंट पे आ गए कि भाई आप क्या चल रहा है। एंड तब तक बज चुके थे 5:30 सुबह के, 5:30 पौने 6 बज गए थे। सो आई सेड ओके। तो शी सेड आज ये सीन हम करने वाले हैं और आपको करने हैं। सो आई सेड शिफ्ट कितने बजे की है? तो बोली शिफ्ट 7 बजे की है, आई थिंक आप निकल जाइए अभी। अच्छा, क्योंकि 6 बज गए हैं। सो फ़ोन रख के मैं नहाया, तैयार हुआ, एंड मैं इमीडिएटली निकल गया शूट के लिए। और मैं 6:30 बजे पहुंच गया, ट्रैफिक नहीं था, तो मैं 6:30 बजे, स्टूडियो खुला भी नहीं था, मैं पहुंच गया था वहाँ पे। एंड वहाँ पहुँच के मैं बैठा रहा, 6:45 बजे लोग आने शुरू हुए करके, एंड 7:15 बजे एवरीथिंग वाज रेडी। सो आई वाज शॉक्ड कि 7 बजे की शिफ्ट है और 7:15 के ऊपर लाइटें वाइटें करके शॉट रेडी था, एक्टर रेडी है। तो अब हम जानते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में। बालाजी टेलीफिल्म्स आप सभी जानते हैं, बालाजी मतलब एकता कपूर, कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा अलग अलग सीरियल करने का हिमेजी से? हाँ जी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सुपर हिट सीरियल, बहुत बड़ा सीरियल, सब बड़े बड़े एक्टर उसमें हिट एक्टर थे। सो मेरे को 3rd यूनिट शूट करने को मिली। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑडियंस के लिए भी कि डेली सोप्स होते हैं, हर रोज़ एपिसोड शूट हो रहा होता है, टेलीकास्ट होना होता है, तो यूनिट जो है हिस्सों में बटी हुई होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट यूनिट होती है जिसके अंदर मेन एक्टर्स, मेन सीन, बड़े सीन हो रहे होते हैं, तो वो फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर उसको हैंडल कर रहा होता है, जो मेन डायरेक्टर होता है। फिर जो कुछ बचे हुए सीन्स होते हैं और कॉम्बिनेशन के एक्टर्स के सीन्स होते हैं, तो एक सेकंड यूनिट लगती है, तो उसको सेकंड यूनिट डायरेक्टर हैंडल कर रहा होता है। एंड थर्ड यूनिट जो होती है वो कुछ एक्स्ट्रा सीन्स, कुछ बचे हुए फिलर्स, और वो उस टाइप के सीन होते हैं कि कहीं एपिसोड छोटा होने की वजह से टेलीकास्ट ना हो पाए, तो उसको सेव करने के लिए एक थर्ड यूनिट भी लगी हुई होती है। तो मैं वो थर्ड यूनिट कर रहा था। अच्छा। और वो मैं आपको उसमें बताना भूल गया कि उस कन्वर्सेशन के अंदर डिसाइड हुआ कि मेरा जो रेम्यूनरेशन है, जो पैसा है, वो 700 रुपये पर सीन होगा। अच्छा। सो आई सेड ओके, मैं रेडी था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं काम ही नहीं कर रहा था कुछ, 1 साल से जॉबलेस था। तो 700 रुपये पर डे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कितने सीन हैं? तो क्रिएटिव ने बताया कि 3 सीन हैं। तो सीधी सी कैलकुलेशन की, 2100 रुपये मिल जाएगा तो ठीक है, 2100 रुपये मिलेगा तो काम तो चलना शुरू होगा। तो मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्टर था एंड बहुत नोटोरियस एक्टर सीरियल का था, क्योंकि सास भी कभी बहू का था, आकाशदीप सहगल। ओके। और उसके बारे में फेमस था कि वो बहुत
तंग करता है, एंड स्पेशली न्यू डायरेक्टर्स को और उसको। अच्छा। तो एंड उसी के साथ सीन था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं गया, उसको मैंने सीन समझाया, और सीन समझाने के बाद ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, एंड सीन खत्म होने के बाद में ही केम टू मी एंड सेड के हेमंत बड़ा मज़ा आया काम करके आपके साथ, यू आर वेरी चिल डायरेक्टर। वो डर खत्म हुआ कि भाई एक इतना बड़ा एक्टर, नोटोरियस एक्टर, एंड वो मेरे साथ ठीक बिहेव किया। इसकी ब्रीफ में मैं कहानी बता देता हूँ। 1 महीना मैंने सीरियल की शूटिंग की, बिल देने का टाइम आया, तो जब बिल देने का टाइम आया तो जो मेरी बिलिंग हुई, तो वो जो पर डे डायरेक्टर पर डे जो डायरेक्टर्स 10-10 हज़ार रुपये ले रहे थे, उनसे ज़्यादा बिलिंग मेरी हो गई, क्योंकि मैं फर्स्ट डे जब 3 सीन मुझे दिए गए थे, तो उनको लगा था कि ये पूरी शिफ्ट जो है 3 सीन में लगा देगा, लेकिन मैंने 3 सीन को शायद 3.5-4 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो क्रिएटिव डर गई कि अगर आपने ख़त्म पैकअप कर दिया तो वी विल बी आंसरेबल कि शिफ्ट ख़त्म हो गई, सीन्स क्यों नहीं थे, और सीन होने चाहिए थे, तो आप पैसे लग गए इतने पूरे, तो आपको हम और सीन देते हैं। तो उस दिन 3 सीन की बजाय 7 सीन हुए। अच्छा। तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि मैं तो हाँ। 3 का सोच के गया था, बट वहाँ पे मुझे 7 सीन करने पड़े। Right. तो वो 4900 रुपये, मेरे को 5000 रुपये मिल गया। तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर पैसा कमाना है तो आपको फास्ट रहना पड़ेगा, Right. और ज़्यादा से ज़्यादा सीन करने पड़ेंगे। सो मैंने उस 3rd यूनिट के अंदर मेरे एवरीडे 12-14 सीन होने लगे, निकलते थे, एंड दे डिडंट रियलाइज कि मुझे पर सीन पे रखा हुआ है। अच्छा। बाकी यूनिट को तो नहीं पता था, वो तो क्रिएटिव को और जो हमावन जी करके जो हेड थे फाइनेंस के, उनको मालूम था। तो वो पैसा बहुत बड़ा होता चला गया, एंड जब बिलिंग का टाइम आया और जब मेरा बिल बना तो वो लाखों को क्रॉस कर चुका था। तो वो हमावन जी ने मेरे को बुलाया और कहा कि हेमंत यार, ये इतना पैसा तो हमारे बड़े डायरेक्टर, फर्स्ट यूनिट के डायरेक्टर नहीं लेते जितना आपका बन गया है। तो आई सेड ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। Right. मेरे को आपने जो कहा मैंने वो किया। Right. मैंने जितना काम किया वो आपके सामने है। Right. सो मेरा तो बनता है उतना। बिल्कुल। तो ही सेड कि आपका बनता है वो ठीक है, लेकिन हमारी नौकरी जाएगी, क्योंकि इतना पैसा हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 3rd यूनिट का डायरेक्टर इतने पैसे लेके गया। सो मेरे कहने पे एक काम कर लो कि ये अमाउंट आप ले लो। एक उन्होंने अमाउंट दिया जो कि कम था, बट मुझे काम चाहिए था, तो आप ये ले लो और हम आपको अब फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर कर देते हैं। अच्छा, 3rd से सीधा फर्स्ट। सीधा फर्स्ट यूनिट। एंड अब आपका पर डे जो है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा। सो विच वॉज फाइन। तो एंड फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर का ऑलमोस्ट 30 दिन के 30 दिन शूट होता था। तो वो सीधी कैलकुलेशन गई कि 2 लाख से ऊपर की बिलिंग हो जाएगी। तो दैट्स हाउ आई। अगर हेमंत जी हम बात करें इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की, तो आपका पूरा फिल्म इंडस्ट्री को लेके, टेलीविज़न और मूवी, अगर हम दोनों की बात करें तो कितना टोटल मिला के एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑलमोस्ट मोर देन 33 ईयर्स। 33 33 साल से ज़्यादा मैंने काम किया है। और खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने सब चीज़ें की हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की हैं, मैंने एड फिल्म्स भी की हैं, मैंने फिल्म्स भी की हैं, मैंने टीवी सीरियल्स भी की हैं, मैंने म्यूज़िक एल्बम्स भी किए हैं, मैंने टॉक शोज़ किए हैं, मैंने गेम शोज़ किए हैं। तो आपने तो इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है। हाँ, मैंने बिल्कुल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी वाइज और हर लिहाज से सब चेंजेस देखे हैं। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपने पहले की, जब आपने शुरू की थी इंडस्ट्री में, जब आप गए थे, और आज की इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है? टेक्निकली की देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अभी चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले चीज़ें मुश्किल होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त के अंदर जब लोग चीज़ें करते थे तो अपना दिमाग लगाते थे, मेहनत करते थे, और फिर चीज़ें होती थी। अब मेहनत कम होती है, दिमाग कम लड़ाना पड़ता है और चीज़ें हो जाती हैं, विच इज़ इन ए वे गुड, बट यंगर जनरेशन के लिए इट इज़ वेरी वेरी बैड, क्योंकि उनको सीखने को नहीं मिल रहा है। आज
चीज़ें जो हैं इतनी आसान हो गई हैं कि आप कुछ भी करोगे वो इमीडिएटली आपको हो जाएगा। एआई जैसे है आज हो गया है। तो आपका आपको कहने का मतलब ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रही जितना कि पहले नहीं, वो हैंडीकैप होती जा रही है। वो सोचना ही नहीं चाहते, वो किसी भी चीज़ को थ्रू एआई करना चाहते हैं, क्योंकि एआई सब कुछ बता देता है, गूगल सब कुछ बता देता है उनको। सो मेंटली वो ग्रो नहीं कर रहे। जो हम लोग, जो हमारी जनरेशन ने सीखा, मैंने एडिटिंग को सीखा, कैमरा को सीखा, आर्ट डायरेक्शन को समझा, कॉस्ट्यूम को देखा, वो ये जनरेशन के लिए वजह अगर हम नहीं कर आपकी रहा। जर्नी की बात करें तो आपने डेली सोप से लेके ओटीटी प्लेटफॉर्म, हाँ, बिल्कुल ही एक रोज एक एपिसोड का इंतजार करना कि कल क्या होगा, और एक ही दिन के अंदर ओटीटी के अंदर पूरी की पूरी सीरीज आना। और जो मैं बात करूं अगर आजकल की जनरेशन की, तो वो पूरी रात के अंदर सीरीज देख लेती है। तो आपको कितना डिफरेंस लगा वहां से वहां तक की जर्नी के अंदर? वो टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का एक फेज होता है। जैसे जब टेलीविज़न शुरू हुआ था तो वीकली एपिसोड्स आते थे। तब एक वीक में अगर आपको याद हो, महाभारत याद है। हर संडे की संडे आता था, रामायण या महाभारत, बुनियाद, हम लोग। सो वो वीकली थे। उसके बाद में फिर डेली सोप आया, क्योंकि लोगों को खपत ज़्यादा होने लगी। उनको लगा कि एक वीक बहुत लंबा हो जाता है। तो एक वीक में इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो डेली सोप आया कि उनको रोज देखने को मिल रहा है, रोज चाहिए। ओटीटी आज की फास्ट फूड जनरेशन है कि इमीडिएट इंस्टेंट फूड, 2 मिनट खाया पिया, टाटा बाय बाय। सो अब ओटीटी इज दैट थिंग ओनली कि वो बल्क में आपके पास में सब एपिसोड आ गए कि भाई एक सीरीज है, 7 एपिसोड, 8 एपिसोड या 10 एपिसोड की है। जो ओटीटी है वो एक फास्ट फूड की तरह से है कि आया, आपने बिंज ईटिंग की कि एक साथ में सब देखा और ख़त्म, आपने उसको देख लिया। तो ये ट्रेंड एक माइंडसेट है एक्चुअली में। आपको ऐसा लगता है कि ओटीटी के आने के बाद फायदा हुआ इंडस्ट्री को या नुकसान हुआ है? नहीं, देखिए टाइम के हिसाब से तो फायदे होते ही हैं करके, तभी आज इतना पॉपुलर है, चीज़ें हैं, वैरायटी है। बट अगेन क्या होता है जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग होता है तो वो ख़राब हो जाता है। अब इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया है कि नाउ पीपल दे आर नॉट एबल टू वॉच एवरीथिंग, यू नो। अब ऐसा हो गया है, राइट। सो अब चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको फिर सेलेक्टिव होना पड़ता है कि आप अब फिल्मों की तरह से हो गए कि कोई तारीफ करेगा कि अरे वो फला वेब सीरीज बहुत अच्छी है, तो फिर आप देखने जाएंगे आप उसको। देखते हैं, बिल्कुल राइट। अदरवाइज आप नहीं देखते हैं करके कि जो भी आ रहा है। वरना शुरू में क्या था, जो आ रहा है वही आप देख रहे थे, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ थी वो। तो अब ओटीटी वो नई चीज़ नहीं रही है। सो अब आप वो सिलेक्टिव कंटेंट ही देखते हो कि भाई हाँ इसकी तारीफ है, इसके बारे में बातचीत हो रही है तो हमें देखनी चाहिए, तो हम देखते हैं। आपने जितना एक्सपीरियंस पूरी इंडस्ट्री के अंदर अब तक किया है, आपको अगर हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का क्रेज़, अगर कितनी बातें निकल के आती हैं आपकी इंडस्ट्री से, और उसके बाद भी बच्चों का, आने वाला जो यूथ है उसका जो इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्री के अंदर एज इट इज़ है, तो अगर आपको लगता है कि जो बच्चे आज भी उतने ही उससे जाना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्या इंडस्ट्री सेफ है? अगर मैं आज के हिसाब से बताऊं तो नहीं, इंडस्ट्री सेफ हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति है इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है या ऐसा होता है वैसा होता है। कास्टिंग काउच है, कास्टिंग काउच इज़ एवरीवेयर, वो हर फील्ड के अंदर है। फिल्म इंडस्ट्री चूँकि ग्लैमर की लाइन है, सबको दिखाई देती है, तो इसलिए जल्दी नज़र के अंदर आती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरे हर प्रोफेशन के अंदर दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो वहाँ पे कास्टिंग काउच नाम रखा गया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन है किसी और दूसरे तरीके से, लेकिन है, इट इज़ देयर, इट एग्जिस्ट, वो हर जगह है। बट यहाँ पर वो हो जाता है, तो इसलिए फिल्म इंडस्ट्री सेफ है,
वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कमजोर पड़ते हैं या फाइट बैक करते हैं। तो आपका कहना ये है कि इसको छाला ज्यादा इसलिए जाता है ना क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री है। बिल्कुल, क्योंकि चीजें आपको कॉन्स्टेंटली दिखाई देती रहती हैं और प्रोफेशन आपको इतने दिखाई नहीं देते। कोई मेडिकल फील्ड का, इंजीनियरिंग फील्ड का या कोई सरकारी महकमे की चीजें आपको इतनी नहीं दिखाई दे रही होती हैं। बट ग्लैमर में आज वो एक्टर एयरपोर्ट पे दिखाई दिया, आज वो रेस्टोरेंट में थे, आज वो इधर पार्टी कर रहे थे, तो वो हमें दिखाई दे रहा होता है। तो इसलिए चीज़ें नज़र में रहती हैं, तो इसलिए वो जल्दी से लोगों की नज़रों में आती हैं, तो उनको लगता है ये इंडस्ट्री ख़राब है। ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, लोग ख़राब हैं और वो हर जगह हैं। तो सेफ है, जाना चाहिए, लेकिन मेरा उस नई जनरेशन के लिए ये एक मैसेज है कि आप जाएं तो प्रिपेयर होके जाएं, तैयारी करके जाएं, क्योंकि अभी क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से सब अपना फ़ोटो खींच लेते हैं, कैमरे पे रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड रील्स बना के उनको लगता है ओ दे हैव बिकम एक्टर। सो एक्टर इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें हैं। आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स की स्ट्रगल की स्टोरीज सुनते हो, तो वो कोई कहानियाँ सिर्फ मज़े के लिए नहीं है या सुनाने के लिए नहीं है, वो एक्चुअल में हैं। सो मेहनत करें, प्रिपेयर हो, जब 100% हो तब छलांग लगाएं इस समुंदर के अंदर कि वी आर रेडी। वो कच्चे पक्के में करते हैं, फिर वही लोग अफवाह फैलाते हैं इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, यहाँ ये होता है वो होता है। अरे आपने तैयारी नहीं की, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें आपका दोष है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री में जाएं तो ज़रूर, बट बिना प्रिपरेशन के ना जाएं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी ने सिर्फ बॉलीवुड के अंदर काम नहीं किया, उन्होंने पंजाब इंडस्ट्री के अंदर और हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर भी काम किया। अगर हम बात करें उनकी, तो अभी उनकी OTT पे मूवी रिलीज़ हुई है जानलेवा इश्क। अब हम बात करेंगे, अब हम उनसे ये पूछेंगे कि जो बॉलीवुड है, हमने पंजाब इंडस्ट्री को भी ग्रो होते हुए देखा है, लेकिन आज तक भी हरियाणा इंडस्ट्री उतनी या उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाई है, बताइए। मैंने अराउंड 89-90 में हरियाणा छोड़ दिया था और उससे पहले हरियाणवी फिल्में बननी शुरू हो गई थी और मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत सारी फिल्मों को बनते हुए देखा है। बहू रानी, छैल गैले जांगी, काफ़ी फिल्में, बैरी, भंवर चमेली। तो ये तब मैं कॉलेज स्टूडेंट होता था, तो ये सब फिल्में मेरे सामने बनी हैं, तैयार हुई हैं। तो एक एटीट्यूड, एक लोगों का जो थॉट प्रोसेस था, वो उस वक्त ये था कि किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देना, उसकी टांग पकड़ के खींच लेना। और ये सबसे बड़ी वजह थी कि हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि कोई एक फिल्म बनाता था तो 100 लोग अरे क्या बना दिया, कैसा है, क्या है, बजाय उसको पुश करने के कि किसी ने हिम्मत की है उस ज़माने में जब चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसको प्रोत्साहित करने की बजाय उसको डाउन करने की कोशिश की। तो ये बहुत होता था उस वक्त जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी। इसीलिए मैं भी गया कि यहाँ तो कुछ है नहीं हरियाणा के अंदर, तो मुझे बॉम्बे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 89-90 और अब 2025 में ये फिल्म मेरी रिलीज़ हुई है, कोई फ़र्क नहीं है। इंडस्ट्री आज भी, आपका कहना है आज हरियाणा वही स्टैंड स्टिल खड़े हुए हैं, कोई ग्रोथ नहीं है। वही चीज़ें मैं देखकर हैरान हो गया कि जहाँ पर मैं छोड़ के गया था इतने सालों के बाद में, आज भी लोग वैसे ही हैं, टांग खींचते हैं, आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। एंड शायद यही वजह है कि वो ग्रो नहीं कर सके। लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा सुना है कि सरकार आजकल बहुत फंडिंग में भी हेल्प कर रही है और मदद भी कर रही है। तो अगर आपका कहना है कि अगर हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो उसमें फिर नहीं, देखिए, सरकार को भी मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, उन्होंने अभी कुछ फिल्मों को सब्सिडी दी है, लेकिन भविष्य में मिलेगी या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि सरकारों के भी अपने प्रोपेगेंडे होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, वोट लेने की स्ट्रेटजीज होती हैं। सो वो आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, क्योंकि ये भी बहुत सालों के बाद में कुछ फिल्मों को एक साथ करके दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमने पैसा दिया है।
एक्चुअली गवर्नमेंट इतना नहीं कर रही जितनी और स्टेट की गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती तो हैं आपका फिल्म कहने का मेकर्स को। मतलब है कि हरियाणा में दिखाया ज्यादा जा रहा है और बिल्कुल किया कम जा रहा जा रहा है। इसीलिए हम लोग हरियाणा और पंजाब एक साथ अलग हुए, दो अलग स्टेट बनी थी राइट, एक दिन। राइट। आज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पे पहुंच गई है, म्यूजिक इंडस्ट्री उनकी दुनिया में टॉप पे करती है। मतलब Exactly. फॉरेन में Right. क्लब्स में पंजाबी गाने गाने बजते बजते हैं, हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन म्यूजिक ऐसा है कि वो हिट है, वहां पे लोग डांस करते हैं उसके ऊपर, शादियों में इधर उधर हम सब देखते हैं। पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी फिल्म्स इतना ग्रो कर गए तो हरियाणवी क्यों नहीं? तो उसका रीजन है लोग। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को काटिए मत, क्योंकि अगर आप किसी को काट रहे हो तो कोई आपको भी काट रहा है। आप ये ना समझें कि आप सुरक्षित हैं, कि मैं अगर आपकी कुर्सी का पाया काट दूंगा तो मैं सुरक्षित हूं, नहीं, कोई पीछे से मेरी कुर्सी का पाया काट रहा है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा है और ये मैंने अनुभव किया। मैंने फिल्म बनाई तो मेरा अनुभव रहा। मैं हूँ हरियाणा का, लेकिन चूंकि ये मेरी पहली हरियाणवी फिल्म है तो मैं नया था लोगों के लिए, और लोगों के लिए भी मैं नया था। अच्छा हेमंत जी, आप अपनी जानलेवा इश्क के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। जानलेवा इश्क एक्चुअली स्टेज ऐप के ऊपर ये फिल्म है। इट्स अ थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर है। सो स्टेज जब शुरुआत हुई थी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो हम लोग कुछ रियलिटी शो करना चाहते थे उनके साथ में, बड़ा शो था। तो उस शो को डिज़ाइन करने के अंदर 1-1.5 साल निकल गया। हमारी मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन शो शुरू नहीं हुआ। फाइनल हो गया कि ये करना है, लेकिन चूंकि बजट बहुत बड़ा था उसका, तो उन्होंने कहा कि इसको हम थोड़ा सा स्टॉल करते हैं, जब हमारे पास बजट होगा तो तब हम इसको करेंगे। तो तब तक 1-1.5 साल निकल गया था। तो मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, 1.5 साल मेरा चला गया इसके अंदर, सो कुछ तो करें अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो करते हैं आपके साथ में हम। तो उन्होंने कहा आप फिल्म करेंगे? तो आई सेड हाँ, यस आई विल डू द फिल्म। तो उन्होंने कहानी सजेस्ट की जो मुझे अच्छी लगी कि हाँ कहानी अच्छी है, तो फिर बस कहानी पे वर्क किया और जानलेवा इश्क इस तरीके से कुछ तैयार थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि जानलेवा इश्क जो ये मूवी का नाम रखा गया उसका कारण क्या था? बिकॉज काफ़ी वो आप फिल्म देखोगे तो पता लगेगा। वैसे तो अब फिल्म रिलीज हो चुकी है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, बट स्टिल जिन्होंने नहीं देखी है उनके सस्पेंस को मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। कि प्यार के अंदर बहुत सारे एंगल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्यार कई बार सीधा सीधा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन होता नहीं है, बहुत टेढ़ा होता है। तो वो सब एंगल्स, सस्पेंस है, थ्रिल है। स्टोरी एक फिक्शन है या रियलिटी है? ये एक बेस्ड एक रियल स्टोरी के ऊपर ही है, बट फिर उसको हमने फिक्शनाइज करके प्रेजेंट किया है। बट उसका बेसिस एक रियल स्टोरी ही है। अच्छा, पूरी की पूरी जो आपने मूवी बनाई कितने टाइम में कंप्लीट हुई? बहुत कम समय में ये फिल्म बनाई, क्योंकि बजट कम था। बजट कंस्ट्रेंट्स हैं हरियाणा में, अभी फिल्मों के बजट उतने नहीं हैं। आज के 2025 में भी आप बजट की, वो भी हरियाणा इंडस्ट्री में जहां हमारी हजार करोड़ की दूसरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने मूवीज बताया बन ना रही कि है। इतने सालों में हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जो 1990 में खड़े हुए थे, जहाँ पर तो बजट्स भी वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर अभी भी मूवीज को लेके बजटिंग नहीं है, तो फिर तो ये कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी। नहीं, अब शुरू हो गया है। स्टेज ऐप ने प्रयास करना शुरू किया है। लोग उनको भी भला बुरा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने वाकई में क्रांति लेकर आए हैं। वो हरियाणा के अंदर वो कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और गलतियां हर एक से होती हैं ऐसी। दैट्स हाउ यू लर्न। तभी आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कभी सीख ही नहीं सकते हैं। सो लोगों को उनकी गलतियां नजर आती हैं कि ये गलत हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, बट उन्होंने एक शुरुआत की है और आई थिंक अब हम ट्रैक पर हैं। एंड विद इन 10 ईयर्स जो मैं देखता हूं कि 10 सालों के अंदर अगर हम ये अपना एटीट्यूड छोड़ दें, एक दूसरे को काटना, बुराई करना, और काम की तरफ फोकस करें, इंडस्ट्री की तरफ फोकस करें, तो शायद हरियाणवी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर जाएगी।
बजट्स भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को आगे आने के लिए और फिर उनको एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत है और बजट की भी ज़रूरत है, तभी जाके इंडस्ट्री बिल्कुल, इसमें सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत कम सहयोग है। वो सिर्फ बातें कागजी ज़्यादा हैं और रियलिटी में बहुत कम है। जब आप रियलिटी में जाते हैं तो वो आपको पूरा, जैसे आप फिल्मों की कहानियों में देखते हो कि आप चक्करी लगाते रह जाएंगे सरकारी दफ्तरों के, सो वो वाली चीज़ें होती नहीं है। पेपर पे सब बहुत अच्छा अच्छा दिखाई देता है, सब गुड है, लेकिन अदरवाइज चीज़ें उतनी सही नहीं है। तो सरकार को भी करना पड़ेगा, लोगों को उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तभी करती है जब लोग इकट्ठा होके और चाहते हैं करके। सो मेरा ये है कि फिल्म इंडस्ट्री जो हरियाणा की है वो सब मिलजुल कर आए, तभी आप ग्रो करेंगे, अच्छे बनेंगे, बड़े बनेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अब, क्योंकि शायद हमारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जो बहुत नीचे के लेवल पे है। तो उसको, हाँ, और हम बहुत केपेबल हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है हरियाणा के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाके अपना नाम कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जो हरियाणा के हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये माहौल ऐसा नहीं मिलता तो वो नेचुरली बाहर ही करेगा। तो अगर ये सब हम चेंज कर लेते हैं तो हमारा बच्चों के लिए भविष्य बहुत अच्छा है। एक इंडस्ट्री यहाँ पर होगी, अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पर होगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को अपना घर बार छोड़कर बम्बई या इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जब जॉब्स होंगी तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जॉब्स क्रिएट करें, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये सब होगा तो बहुत अच्छा होगा। हमने हेमंत जी, हमने एक, आपको पता है कोविड आया था बीच में, बहुत लंबा फेज सबने, तो आपके अपने एक्सपीरियंस से इंडस्ट्री का, कोविड का इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा है? कोविड का इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा। सबसे पहली चीज़ तो उसमें ये पड़ा कि लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ था कोविड से, और उसने ही सारा सिस्टम चेंज कर दिया। बहुत से लोग, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, कि मैं इतने साल बॉम्बे में रहा, काम किया, क्योंकि लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में है तो मुझे बॉम्बे में रहना चाहिए। और कुछ हद तक ठीक भी है वो, कि अगर बॉम्बे का काम आपको करना है, बट कोविड की वजह से ये हो गया कि मुझे कॉन्स्टेंटली बॉम्बे में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं बॉम्बे में नहीं रहना चाहता तो मैं कहीं हिंदुस्तान के कोने से बैठ के काम कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मीटिंग्स के लिए भी आप कहाँ जाना है, वर्ली ऑफिस में जाना है, आज इस ऑफिस में जाना है मीटिंग के लिए, अब वो मीटिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग तो मैं लंदन में रह के भी कर सकता हूँ और दिल्ली में भी रह के कर सकता हूँ। तो कोविड से काफ़ी, फिर टेक्नोलॉजी पे बहुत फ़र्क पड़ गया, टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई हैं। तो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। ओके, आपने जो मूवी बनाई जानलेवा इश्क, वो बेशक आप स्टोरी मत शेयर कीजिए जिन्होंने नहीं देखी है, बट आपको क्या लगता है कि उससे मैसेज क्या जाता है? सी मैसेज एज सच कोई फिल्म, वो वैसी फिल्म नहीं है कि कोई मैसेज उसमें है। वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई हुई फिल्म है। इट्स ए कंप्लीट एंटरटेनमेंट, एंड सिनेमा इज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है, कि ताकि लोग जाएं, देखें और इन्जॉय करें फिल्म को। तो वही है, उसमें एज सच कोई मैसेज अगर आप बोलेंगे तो मैंने कोई मैसेज वाली फिल्म नहीं बनाई। अगर मैं हेमंत प्रदीप की बात करती हूँ, सब आप हर किसी के पास अपना एक, अगर हेमंत प्रदीप दोबारा से जन्म लेते हैं तो क्या इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहूँगा और मैं दुआ करूँगा कि ये जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ये स्टोर रहे ताकि मुझे फिर जीरो से ना शुरू करना पड़े। सो एक एडेड एडवांटेज मेरी जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर ही सब स्टोर रहना चाहिए, कि जब मैं दोबारा जन्म लूँ तो फिर मैं उससे आगे से शुरू करूँ, दोबारा जीरो से ना करना पड़े। हम सभी जानते हैं कि रियलिटी शोज़ का कितना ज़्यादा क्रेज़ होता है। आज हम हेमंत जी से जानते हैं कि क्या सच में रियलिटी शो होते हैं? उनके सिर्फ नाम रियलिटी शो होता है, अदरवाइज सब फिक्शन ही होता है, स्क्रिप्टेड होते हैं शोज़। पहले से स्क्रिप्ट
को रेडी किया जाता है, उसमें मसाला भरा जाता है कि क्या ड्रामा डाला जाएगा, लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढा जाता है कि कहाँ पर उन्हें रुलाया जा सकता है, कहाँ हंसाया जा सकता है। आपका कहना ये है कि जो इतनी भीड़ लगी हुई होती है, इतने लोग रियलिटी शो में आते हैं, वो ऑडिशन और वो पार्ट वो होता है, वो रियल है, क्योंकि उसमें भी ड्रामा चाहिए होता है कि इतनी भीड़ आ गई, ये सब हो गया। क्योंकि देखो, आप आज बोलो कि आपको चांस मिल रहा है गाने का, जैसे सिंगिंग रियलिटी शोज में आप देखते हैं कि उनके ऑडिशन हो रहे हैं करके, और हजारों की भीड़ खड़ी हुई है, सुबह से लेकर रात तक वो दिखाते हैं, तो वो रियल है, क्योंकि उसमें ड्रामा है कि लोग खड़े हुए हैं, थक गए हैं, सो गए हैं, वहीं पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई टाइम पास कर। हाँ, वो असलियत होती है। अच्छा। वो एंड कईयों को वो क्रिएट करने के लिए भी बोलते हैं कि वो बता देते हैं कि अब हम आपको शूट करेंगे तो यू स्टार्ट डूइंग। सो वो मिक्स होता है एंड उसको वो इतना इंटरेस्टिंग मोती पिरोते हैं वो कि आपको लगता है ये सब रियल चल रहा है, और वो फिर आप उसको वही सोच के आप देखते हैं, फिर वो रोना, फिर उनकी कहानी, गरीबी, ये वो, तो वो एक स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि रियलिटी शो भी स्क्रिप्टेड होते हैं? स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हमें कुछ चीज़ अगर आप सीधी सीधी दिखाएंगे तो हमें समझ में आती नहीं है जल्दी से, तो फिर हमें उसमें मज़ा नहीं आता। हम एक्चुअली हर चीज़ में मज़ा ढूंढते हैं। हमारी प्रॉब्लम है ना, जैसे हम खाने में हमें स्वाद चाहिए होता है, अगर सिंपल फूड है तो कहेंगे बड़ा बेस्वादा खाना है, तो जब तक चटपटा कुछ मज़ेदार कुछ चीज़ नहीं होगी तब तक आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो उसको कहानी भी सीधी सीधी कहानी समझ में नहीं आती है, उसको कहानी में अप्स एंड डाउन एंड मज़ा आता है, तो उसको वैसे ही क्रिएट किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि रियलिटी शो में जो विनर होता है वो रियल होता है या वो भी शायद अब नहीं, शुरू में जब था तब होता था, लेकिन अब जो है चैनल की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उनके अपने लोग कि जिसको वो करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, जिस पे वो दाव खेल रहे होते हैं जिस कैंडिडेट के ऊपर, तो वो उसको वोटिंग किसने देखी कि कितने कहाँ से वोट आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात एक फिगर बताई जाती है। सो कहने तो क्या ये वोटिंग रियल होती है या नहीं होती? नहीं होती है, रियल भी होती है, बट अगर आप हैं और मैं हैं, हाँ, और बोले जी तारा जी को मिले 50 लाख वोट और हेमंत को मिले 49 लाख वोट, तो अब ये कौन गिनने जा रहा है और कौन देखने जा रहा है कि मेरे को 49 मिले और आपको 50 मिले। हो सकता है मेरे को 50 मिले और आपको 49 मिले हो, बट वो जो बोलेंगे वो आपको उस पर यकीन करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली कहने के लिए रियलिटी शो होते हैं, बट वो भी एक स्क्रिप्टेड और एंटरटेनमेंट के शो होते हैं। जी बिल्कुल। और फिक्शन और नॉन फिक्शन शोज का जहाँ तक डिफरेंस रहता है, तो नॉन फिक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों को ये रहता है कि उसमें नेचुरल चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि आप नॉन फिक्शनल चीज़ें, जैसे या आप कोई टॉक शो देख रहे हैं, अब ये जैसे पॉडकास्ट ही है, सो ये एक नेचुरल है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, सो ये इंस्टेंट है, ऑन द स्पॉट है, तो एक नेचुरल है, तो पीपल विल एंजॉय इट। तो वो एक नॉन फिक्शन की एक क्वालिटी यही रहती है कि जब आप टॉक शोज कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो वो ऑन द स्पॉट चीज़ें हो रही होती हैं। आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आप देख रहे होते हैं, जब डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो उसमें क्योंकि वो ऑन द स्पॉट सवाल पूछा जाता है, जवाब मिल रहे होते हैं लोगों की, आप एग्रेशन देखते हो, गाली गलौज समटाइम्स, वो सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसमें मज़ा आता है। फिक्शन में चूंकि सब लिखा हुआ है, आपको उसी फॉर्मेट में डायलॉग बोलना है, बनाना है, क्रिएट करना है, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। अगर मैं आपसे बात करूं हेमंत जी कि क्योंकि सास भी कभी बहू 90s के अंदर का शो था, 90s में आया था, और उस समय की जो ऑडियंस थी, उस समय डेली सोप
सोप्स का ज़्यादा क्रेज़ था। जैसे हमें पता है कि अब 2025 का समय है और फिर दोबारा से, क्योंकि सास भी कभी बहू दोबारा से लॉन्च हुआ है, तो आपको लगता है कि वही प्यार जो कभी सास भी कभी बहू को तब मिला था वो अभी दोबारा मिलेगा? देखिए, इसमें पहला तो चीज़ आ जाती है मनी फैक्टर। पैसा जो हो जाता है कि आपका एक ब्रांडिंग है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ब्रांड है अपने आप में, एक बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट सीरियल रहा है वो। सो अब उसको एनकैश करने की चीज़ है, तो उसको चैनल एनकैश करने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड था, तो वो कोशिश करते हैं कि ये आज से इतने साल पहले 20-25 साल पहले हिट था, तो उस ब्रांड को आज की तारीख में कैश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऑडियंस तब में और अब में ऑडियंस में फर्क नहीं आए? नहीं, फर्क तो देखो, फर्क आ जाता है, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चल जाए, बट प्रोड्यूसर को पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे? तो इट्स ए मनी गेम बेसिकली, उनको पैसा मिल रहा है एंड दे आर ट्राइंग। अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो वो बंद कर देंगे उसको, 6 महीने में 1 साल के बाद वो बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। सो बट ये तो कोशिश रहती ही है कि ब्रांड को एनकैश करने की कोशिश, वो सिनेमा में शुरू से ही रहा है। आज शोले 1975 की फिल्म है, लेकिन 2025 तक उस फिल्म के 1000 वर्जन बन चुके हैं, लोगों ने उसकी कहानी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग फिल्मों में पेश किया है। तो कोशिश तो रहती है लोगों की, कोई फेमस चीज जब हो जाती है तो। लेकिन फेमस होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पुराना वर्जन अगर हम उठा के उसको नमक मिर्च मसाला डाल के दोबारा से जब पेश करते हैं तो वो क्वालिटी एज इट इज रह पाती है? नहीं, वो एक कोशिश होती है। देखो, उसमें पता नहीं होता है कि आप, अब देखो, पनीर की सब्जी, पनीर वही है, मसाले वही हैं, अब आप उसमें चेंज करके ऊपर नीचे करके कुछ दूसरे फ्लेवर की बनाने की कोशिश करोगे, वो पसंद आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है। हो सकता है वो बहुत पसंद आए लोगों को। अब चीज़ें तो वही है, वही पनीर है, वही मसाले हैं, वही सब कुछ है, लेकिन आपने उसको एक डिफरेंट स्टाइल की सब्जी में बना दिया। तो वो अब दे आर ट्राइंग, वो सब ट्राई करते हैं, तो इट्स फाइन। आई मीन लाइक बिजनेस है ये, सिनेमा टेलीविजन ये एक बिजनेस है। तो मतलब वो लाइंस बिल्कुल ठीक है कि बॉलीवुड के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, आप उसको दिल से मत लगाइए कि अरे ये 25 साल पहले था अब क्यों कर रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। एंटरटेनमेंट है, तब लोगों को एंटरटेन किया था उस जनरेशन को। अगर आज की जनरेशन एंटरटेन हो गई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वो अपनी मौत खुद मर जाएगा, वो बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच हेमंत जी। आज हमने बात की हेमंत जी से, उनकी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, बॉलीवुड के बारे में हमें बताया, आने वाले यूथ को कैसे प्रिपेयर होकर इंडस्ट्री में जाना चाहिए वो बातें बताई। इतना सारा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बैठक के साथ शेयर करने के लिए, कुछ बातें तारा के साथ हमारे शो में आने के लिए, तारा से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच हेमंत जी। थैंक यू वेरी मच।